हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2022 में जो 13 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था, उसका थर्ड शिफ्ट का आज हम लोग 25 जीएस का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना किस राजवंश के शासन काल में हुई थी। देखिए, आंसर आपका दे रखा है पाल वंश। और जबकि ये जो है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों अलग अलग राजवंशों द्वारा किया गया था। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासन कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। कब? 450 से 470 के बीच में। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। मतलब ये इस 9वीं से 12वीं शताब्दी तक ये बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रचलित में था, ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा था ये विश्वविद्यालय। अब उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के, यहाँ पे देखिए गुप्त वंश के शासनकाल में था और यहाँ पे पाल वंश के राजा धर्मपाल ने किया था। 8वीं सदी के अंतिम वर्षों या 9वीं सदी की शुरुआत में की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। एक मान्यता यह है कि राजा धर्मपाल को मिली उपाधि विक्रमशील के कारण संभवतः इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। देखिए, तो अलग अलग है। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था और जबकि पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। देखिए, अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा रहा, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में प्रमुख शिक्षा केंद्र तक्षशिला की स्थापना राजा भरत ने की थी। राजा भरत जो राम के भाई थे, राजा भरत, उन्होंने की थी और ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जिनके प्रशासक अपने पुत्र, यानी कि राजा भरत ने अपने पुत्र, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो प्रशासक का जितने भी कार्यभार थे, वो अपने पुत्र तक्ष को सौंप दिया। सौंपने के कारण इसका नाम तक्षशिला पड़ गया। यह वर्तमान में रावलपिंडी पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। प्राचीन समय में कौशल, नरेश, प्रसेनजीत, पतंजलि, पाणिनि, चरक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार के राजा राजवेद जीवक ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। देखिए, ये सब तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त किए थे। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने की आयु 16 वर्ष थी तथा यहाँ की जो भाषा था संस्कृत भाषा था और यहाँ पे ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों से लेखन में प्रयोग किया जाता था। ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों ही भाषाओं के लेखन का प्रयोग किया जाता था। 4वीं सदी तक यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना रहा। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व ईस्वी में नहीं, ये ईसा पूर्व में की गई थी। 700 ईसा पूर्व में की गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दो टीमें आईपीएल 2021 के पहले मैच में एक दूसरे के खिलाफ खेले थे। देखिए, पहले मैच में मुंबई इंडियंस और आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने एक दूसरे के खिलाफ खेले थे। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं आईपीएल 2021 के बारे में। देखो, इसको स्पॉन्सर किया गया था वीवो के द्वारा। आईपीएल सीजन कितना था? 14वां सीजन था। इसमें टोटल टीम कितने थे? तो 8 टीम थे और टोटल मैच कितना हुआ था? तो 60 मैच खेला गया था। इसमें से 9 अप्रैल से लेकर के 2 मई 2021 तक 29 मैच खेला गया था। जो कहाँ खेला गया था? इंडिया में खेला गया था और फिर कोविड के कारण इसको रोक दिया गया था। और फिर बाद में उसके बाद 19 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर 2021 तक 31 मैच खेला गया था और ये कहाँ खेला गया था? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया था। देखिए,
सीजन का पहला मैच 9 अप्रैल, जो अभी क्वेश्चन पूछा गया है, चेन्नई में खेला गया था। किसके किसके बीच में? मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में खेला गया था। सर्वाधिक रन किसने मारा था? ऋतुराज गायकवाड़ ने मारा था। सर्वाधिक विकेट लिया था हर्षल पटेल ने। और ऋतुराज गायकवाड़ CSK चेन्नई से खेल रहा था, और ये रॉयल चैलेंजर हर्षल पटेल रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से खेल रहा था। और इसका जो विनर था वो CSK था, चेन्नई सुपर किंग्स टोटल 4 बार विनर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो देखिए, भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। देखिए, रबी विपणन सीजन 2021-22 के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने डैश के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उच्च वृद्धि की घोषणा की है। तो ये मसूर की दाल में उच्च वृद्धि के लिए घोषणा की है 2021-22 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गोरीचेन चोटी स्थित है? किस भारतीय राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में गोरीचेन चोटी स्थित है। दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1985 में डैश में पहले शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किया। तो ये ढाका 1985 में ढाका में पहले शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर साइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिथ बराबर मिथ्या डिकोडिंग हिंदू माइथोलॉजी पुस्तक के लेखक है? देखिए, मिथ बराबर मिथ्या डिकोडिंग हिंदू माइथोलॉजी के लेखक कौन है? देवदत्त पटनायक। अगला क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने डैश में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की घोषणा की थी। तो ये सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की घोषणा की थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ये समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, यहीं पे ओजोन मंडल पाया जाता है, यहाँ पे ओजोन परत पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बुद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेंगे? तो किस भारतीय राज्य में मिलेंगे? ये कर्नाटक में मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसने अपने पहले उपन्यास के लिए क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड 2020 जीता था? तो ये माधुरी विजय ने जीता था। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग डैश ग्राम मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है या फिर ज़रूरत होती है? तो ये हो गया 25 ग्राम मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? देखिए, देना बैंक और विजया बैंक का विलय जो है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम EPI के रूप में किस वर्ष टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यह 1978 में 1978 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के निकट स्थित है? देखिए, धौली गंगा नदी की स्थित है नंदा देवी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
निम्नलिखित में से कौन सा ताल या आघात वाद्य नहीं है? ताल या आघात जिसको मतलब पीट के नहीं बजाया जाता है, यह सरोद। जैसे तबला पीट के बजाया जाता है, मृदंग और घटक ये सब हाथ से पीटा जाता है तब वो बजता है। निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2021 में पहले छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार के लिए चुना गया था? पहले छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार के लिए चुना गया था, तो ये कौन? दूती चंद। - 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया उसके अनुसार ये मिजोरम करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया, और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोग डैश में बनी तख्तियों पर लिखते थे? देखिए मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो चिकनी मिट्टी के बने तख्तियों पर लिखा करते थे। फवाद मिर्ज़ा एक डैश भारतीय है? तो देखिए ये घुड़सवार है, और जो अभी जो 2020-21 का जो ओलंपिक हुआ था इसमें पहले जो भारतीय जो क्वालिफाइंग करने वाले पहले भारतीय थे, फवाद मिर्ज़ा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिए साइनाइड आयन Cn नेगेटिव ये करेक्ट हो जाएगा, ये सब रॉन्ग है। देखिए अकॉर्डिंग टू द आउटपुट मेथड जीडीपी इज कैलकुलेटेड एज। देखिए जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के क्षेत्रीय कार्यवाहियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन हुआ था? देखिए रामसर सम्मेलन जो हुआ था भारत में, यहाँ भारत की बात हो रही है, भारत में 1982 में हुआ था रामसर सम्मेलन। भारत जब शामिल हुआ था रामसर सम्मेलन में तो 1982 में। देखिए रामसर समझौता या फिर रामसर सम्मेलन के बारे में कुछ फैक्ट पॉइंट जान लेते हैं। रामसर समझौता या फिर रामसर कन्वेंशन वेटलैंड के संरक्षण, वेटलैंड मतलब कि जो आर्द्र भूमि होते हैं जहाँ पे 2 मीटर तक की जो अगर पानी जहाँ पे जमा रहता है या दलदली क्षेत्र होता है उसे ही आर्द्र भूमि क्षेत्र माना जाता है। संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया, इसलिए इसे रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे किया गया था? तो ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को, और ईरान के शहर रामसर में होने के कारण ही इसका नाम रामसर संधि पड़ा। यह समझौता 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। देखिए समझौता हुआ था 1971 को, 2 फरवरी 1971 को, और ये जो प्रभाव में आया था तो 21 दिसंबर 1975 को प्रभाव में आया। देखिए भारत में रामसर संधि 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए गए थे भारत में। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। दो फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था।
देखिए पहली बार कब मनाया गया था 1997 में, और हर वर्ष कब मनाया जाता है 2 फरवरी को। भारत में अब तक कुल 49 स्थानों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। देखिए अभी जो 2022 तक का जो डेटा है उसके अनुसार 49 रामसर स्थल हो चुका है भारत में। भारत का जो 49वां या फिर 49वां रामसर स्थल है वो उत्तर प्रदेश में स्थित बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है। भारत का जो पहला रामसर साइट था वो चिल्का झील उड़ीसा में है 1981 में। देखिए 1981 में उड़ीसा के ही और एक को रामसर साइट में शामिल किया गया था। आपको नाम बताना है कि वो कौन सा प्लेस है। डैश योजना जो कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की एक पहल है। 115 भारतीय जिलों को उनकी बुनियादी ज़रूरतों जैसे कि पीने, खाने, पकाने और अन्य घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने मदद हेतु पानी उपलब्ध कराने हैं। देखिए ये जो योजना आया था वो यह योजना है स्वजल योजना। स्वजल योजना के तहत भारत में 115 भारतीय जिलों को जितना भी उनकी ज़रूरत है, जो बुनियादी ज़रूरत है जैसे कि खाना बनाने के लिए, पीने के लिए या फिर जितने भी जो ज़रूरत होती है एक घरेलू लाइफ में पानी को, वो उपलब्ध कराने के लिए एक योजना चलाई गया था जिसका नाम था स्वजल योजना। गाइस तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। सेशन आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।